दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 5 मिनट के कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। बेसिक प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है वो देखेंगे और बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है वो चार्ट पे हम इंसर्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से स्ट्रेटजी किस तरह से होने वाली है वो हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट सक्सेसफुल और ब्रेकआउट फेल्यूर जो होता है वो किस तरह से होता है और फेल्यूर ब्रेकआउट का भी इस्तेमाल करके हम अदर डायरेक्शन में ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं वो भी यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न और 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ये करने वाले तो यहाँ पे मोमेंटम के साथ हमें रिजल्ट मिलने वाला है। डेफिनेटली जब भी हम ट्रेड करेंगे तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, डाइवर्सिफिकेशन, फिर क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना, तो ये सब करने वाले हैं। तो चलिए अभी पहले हम बोलिंजर बैंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, व्हाट इज बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड क्या होते हैं पहले हम देखते हैं। कंसिडर कीजिए कि प्राइस चार्ट इस तरह से चल रहा है। अभी मैं ब्लैक कलर के लाइन में इसको ड्रॉ करता हूँ। ये प्राइस चार्ट है। तो प्राइस चार्ट पे बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस चार्ट के ऊपर नीचे ड्रॉ होता है कुछ इस तरह से। ये ऊपर जो इस तरह से ड्रॉ होता है इसको अपर बैंड कहते हैं। फिर ये लाइन ड्रॉ होने के बाद और एक लाइन ड्रॉ होती है जो इस तरह से प्राइस चार्ट के नज़दीक रहती है, तो इसको मिडल बैंड कहा जाता है। और एक लाइन इसी के साथ ड्रॉ होती है जो इसके नीचे ड्रॉ होती है इस तरह से, तो इसको लोअर बैंड कहा जाता है। तो ऊपर के साइड में जो भी ड्रॉ हो रहा है उसको हम अपर बैंड कहेंगे, नीचे के साइड में जो ड्रॉ हो रहा है उसको हम लोअर बैंड कहेंगे, और ये ब्लैक वाला जो प्राइस चार्ट है उसके नज़दीक जो ड्रॉ हो रहा है उसको हम मिडल बैंड कहेंगे। तो जब भी बॉलिंजर बैंड हम ड्रॉ करते हैं तो वो प्राइस चार्ट के ऊपर ड्रॉ होता है और उसमें 3 लाइन्स आते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड के। प्राइस चार्ट जब भी ट्रेड करते करते अपर बैंड के नज़दीक चला जाता है तो ये ओवरबॉट के हमें सिग्नल देता है और उसके बाद गिरावट आने की संभावना रहती है। उसी के साथ प्राइस चार्ट जब भी नीचे आकर लोअर बैंड के नज़दीक आता है तो इसको ओवरसोल्ड माना जाता है और ये फिर से हमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन देता है। जब भी प्राइस चार्ट मिडल बैंड के नज़दीक रहता है तो इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होने की संभावना रहती है। ये तीनों भी बैंड एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वर्कआउट होते हैं और इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस चार्ट ऊपर जाते जाते अगर इसको ब्रेकआउट देता है अपर बैंड को तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से इसमें और भी ऊपर के साइड में मोमेंटम आने का संभावना रहता है, और निचले बैंड को अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो इसमें फिर फर्दर गिरावट आने की संभावना रहती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो भी बनते हैं तो वो बनने के लिए अगर मान लीजिए कि बॉलिंजर बैंड इस तरह से नैरो है, अभी मैं प्राइस चार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, खाली बॉलिंजर बैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कि बॉलिंजर बैंड इस तरह से नैरो है और नैरो जब भी बॉलिंजर बैंड रहता है तो ये वोलाटिलिटी कम होने के इंडिकेशन हमें देता है। जब भी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, जब भी बॉलिंजर बैंड एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वोलाटिलिटी कम है, इस तरह से माना जाता है। जब भी बॉलिंजर बैंड एक दूसरे के दूर चले जाते हैं तो इसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा है, इस तरह से कंसिडर करते हैं। अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस जितना ज़्यादा है उतनी वोलाटिलिटी ज़्यादा है, और अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस जितना कम है उतनी वोलाटिलिटी कम है, इस तरह से माना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों बैंड एक दूसरे के नज़दीक है और अपर बैंड और लोअर बैंड का भी डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वोलाटिलिटी कम है, इस तरह से माना जाता है। और इस तरह के सिचुएशन में अगर आगे जाकर प्राइस चार्ट के हिसाब से जब भी कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देती है अपर बैंड को तो इसमें फिर इस तरह से मोमेंटम बनता है और ये बॉलिंजर बैंड इस तरह से प्रिपेयर होने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया तो ये वोलाटिलिटी बढ़ने का इंडिकेशन हमें देता है, और वोलाटिलिटी कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है वो डायरेक्शन में बढ़ेगी और उसके बाद इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से नैरो रेंज के बाद, बॉलिंजर के नैरो रेंज के बाद जैसे ही बॉलिंजर वाइडन होने लगता है तो कैंडल्स जो भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है, वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। इसके अपोजिट सिनेरियो में यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो बोलिंजर बैंड मान लीजिए कि पहले से ही वाइडन है, पहले से ही इस तरह से वाइडन है, ये अपर बैंड है, ये मिडल बैंड है और ये लोअर बैंड है। पहले से ही बोलिंजर बैंड वाइडन है और प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करते करते यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर के साइड में कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो इसमें फिर ओवरबॉट के सिचुएशंस बनते हैं और इसमें फिर गिरावट आने की संभावना रहती है। तो अगर ये अपर बैंड को ब्रेकआउट भी दे रहा है तो भी ऑलरेडी इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें अगर रेड कैंडल ब्रेकआउट के बाद अगर कोई रेड कैंडल ये बनाता है, पहले ब्रेकआउट बनेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद मान लीजिए कोई रेड कैंडल बनती है तो ये ओवरबॉट की इंडिकेशन हमें देता है और उसमें गिरावट आने की संभावना रहती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बोलिंजर बैंड के बारे में आपको बता दी। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमें किस तरह से ट्रेड करना है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हमें सिग्नल मिलते हैं, वॉलेटिलिटी कब कम होती है और वॉलेटिलिटी कब ज़्यादा होती है। ये पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके हमें ट्रेड करना है। बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने के उसके भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जिसमें हमें बोलिंजर बैंड देखना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देखना है और फिर ब्रेकआउट फेल्योर पे ट्रेड करना है। पहले मैं आपको ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होता है, ब्रेकआउट सक्सेस होने के क्या इंडिकेशन होते हैं, ब्रेकआउट फेल्योर जब होता है तो क्या होता है, ये बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए पहला सिनेरियो है, यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मान लीजिए कि नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ये कैंडल का हाई भी ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद जब भी इसमें मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बनकर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है। अगला सिनेरियो यही रहेगा, सेम दिखने को हमें मिलेगा कि कैंडलस्टिक के पैटर्न ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मे बी वॉल्यूम यहाँ पे कम रहेगा या तो मे बी इसका हाई नहीं ब्रेकआउट होगा और कभी कभी हाई भी ब्रेकआउट होने के बाद इसमें फर्दर एक बियरिश कैंडल बन जाती है और ये फिर से इसके अंदर चला आता है। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसके अंदर आता है और ये जो लो था इसका लो फर्दर ब्रेक करता है और इसमें फिर गिरावट आती है, तो इसको ब्रेकआउट फेल्योर कहते हैं। ब्रेकआउट सक्सेसफुल यानी कि ब्रेकआउट के बाद इसमें मोमेंटम वही डायरेक्शन में बनता है। ब्रेकआउट फेल्योर यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होता, इसमें फिर फर्दर वो ब्रेकआउट फेल्योर होने के बाद गिरावट आने लगती है। तो ब्रेकआउट फेल्योर जिस तरह से होता है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन ब्रेकआउट अगर फेल्योर होता है तो अर्ली इंडिकेशन हमें मिलती है और उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। अभी आपने ये भी बहुत बार देखा होगा कि ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन फेल्योर हुआ, इसको बोलिंजर बैंड के साथ किस तरह से मर्ज करना है वो हम देखते हैं। तो कंसिडर कीजिए कि इस तरह से ये बोलिंजर बैंड प्रिपेयर होता हुआ दिख रहा है। अभी ये बोलिंजर बैंड इस तरह से थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है। यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हैं कि कोई कैंडलस्टिक ने ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया है या अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक है, ब्रेकआउट दिया है तो अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी और ग्रीन कैंडल है यानी इसने अपसाइड में जाने की इंडिकेशन हमें दिए। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो इसमें अपसाइड में जाने की इंडिकेशन हमें मिलेंगे, हम इसमें बाय करने का ही सोचेंगे। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे बाय ना करते हुए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि इसमें वाकई में ब्रेकआउट सक्सेस होने वाला है या फेल्योर होने वाला है। मान लीजिए कोई अगली कैंडल यहाँ पे बनती है और फिर से बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है इसके नीचे आकर लेकर आती है, ये 5 मिनट के कैंडल से। अगर ये कैंडल हमें रेड देखने को मिलती है कि जो फिर से ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये कैंडल बनी जो कि एक रेड कैंडल थी, बेरिश कैंडल थी, वो फिर से बोलिंजर बैंड के अंदर लेकर आई प्राइस को, तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो ब्रेकआउट फेल्योर का इंडिकेशन माना जाता है। और जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो इसके बाद इसमें फर्दर गिरावट आने की संभावना रहती है। उसके ऑपोजिट मान लीजिए कि इस तरह से ये बोलिंजर बैंड है जो कि थोड़ा वोलाटाइल है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ट्रेड करते करते प्राइस चार्ट नीचे आता है और यहाँ पे बियरिश कैंडल इसको ब्रेक डाउन देते हैं। ब्रेक डाउन देने के बाद जनरली यहाँ पे लगता है कि ये इसमें और भी फॉल आएगा, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगली एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखती है कि जो ग्रीन कलर की है और जो ग्रीन कलर की कैंडल है फिर से बोलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है उसके अंदर चली आती है, यानी कि फिर से इसके अंदर आती है। जब भी ये सिनेरियो बनता है तो ये ब्रेकआउट फेल्योर इस तरह से कंसिडर करते हैं और इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए 1:2 का टारगेट, ये ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो ये जो सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि ब्रेकआउट फेल्योर का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। एक्चुअल में बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखेंगे तो ये इसका अलग सिग्नल रहता है, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेल्योर के हिसाब से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो रियल लाइफ के एग्जांपल रहते हैं जो कि ट्रेंड लाइन के जरिए, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है और फिर ब्रेकआउट फेल्योर होकर इसमें गिरावट आती है, तो ये जब भी ब्रेकआउट फेल्योर होकर गिरावट आती है ना तो ये बहुत ज़्यादा आती है, इसमें बहुत सारा फॉल आने को यानी कि देखने को मिलता है।
तो एग्जैक्टली बोलिंजर बैंड पे भी हमें वही सिनेरियो दिखता है, उसके लिए ही मैं इसको ब्रेकआउट फेल्योर कह रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो इसके सिनेरियो के बाद भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने का संभावना रहता है और यहाँ पे बहुत ही जल्दी मोमेंटम बनता है। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट फेल्योर की, ये एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल के जरिए दोनों भी सिनेरियो देखते हैं, बाय सिनेरियो और सेल का भी सिनेरियो। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें हम देखेंगे कि सेल सिनेरियो किस तरह से बनता है। हमने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले बोलिंजर बैंड नैरो थे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बैंड अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक थे। अपर बैंड और लोअर बैंड में डिस्टेंस कम था तो वॉलेटिलिटी कम थी। नैरो रेंज के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला, इसके बाद इसमें मोमेंटम अपसाइड में बहुत ही बढ़िया आया। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सक्सेस मिला, यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पे कैंडल्स पूरी तरह से ग्रीन कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल, फिर अगली ये कैंडल और ये भी कैंडल आप देख सकते हैं, तीनों ग्रीन कैंडल अपर बोलिंजर बैंड के बाहर जाकर क्लोज आउट दिए। उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सिनेरियो आपको बताया था कि नैरो रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से वोलाटाइल है। अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट फेल्योर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट सक्सेस हुआ था, उसके बाद इसमें मोमेंटम ऑलरेडी बना था। तो यहाँ पे ये कैंडल का ब्रेकआउट बना, तो ये ब्रेकआउट बनने के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो ब्रेकआउट ये फेल्योर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम यहाँ पे बना है। इसको ही हमने अलग तरीके से देखा था कि जब भी ये बोलिंजर बैंड वाइडेंस होते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वोलाटिलिटी ज़्यादा होने की इंडिकेशन देते हैं। और जब भी कैंडल स्टिक्स हमारे बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को हिट करते हैं तो इसको ओवरबॉट माना जाता है, और जब भी ये लोअर बैंड को हिट करते तो ओवरसोल्ड माना जाता है। इसमें अभी सिनेरियो किस तरह से बना है और सेल सेटअप किस तरह से बना है वो समझते हैं। तो ऑलरेडी जो नैरो रेंज के बाद ब्रेकआउट के बाद जो सक्सेस मिला था, अभी यही ब्रेकआउट फेल्यूर किस तरह से होता है देख लीजिए। तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल फिर भी बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर ही क्लोज आउट दी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो बियरिश कैंडल बनी, ये बियरिश कैंडल जिस तरह से क्लोज आउट दिया, आप देख सकते हैं कि ये पूरे कैंडल्स यहाँ पे बोलिंजर बैंड के बाहर थे, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इसने बोलिंजर बैंड के अंदर लेकर आया प्राइस चार्ट को। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है कि बोलिंजर बैंड वाइडन रहते हैं तब बुलिश कैंडलस्टिक बनते रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनती है कि जो फिर से प्राइस चार्ट को बोलिंजर बैंड के अंदर लेकर आती है, तो उसके बाद बहुत सारी गिरावट आने की संभावना रहती है। तो ये सिचुएशन में ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम बना। हर एक 5 मिनट की कैंडल आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक रेड कैंडल यहाँ पे और बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस खाली हमारा इतना ही डिस्टेंस का था, लेकिन एंट्री से टारगेट हमारा बहुत बड़ा था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल गया। तो ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे बन गया था, तो फाइनली यहाँ पे ये फेल्योर हुआ और ये पर्टिकुलर कैंडल ने फिर से ये बोलिंजर बैंड के प्राइस चार्ट को अंदर लेकर आई और उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिला। ये सेल साइड का सिनेरियो है। अभी हम बाय साइड का भी सिनेरियो देखते हैं। अभी यह है स्ट्रेटेजी एग्जांपल 2। अभी एग्जांपल 2 के जरिए हम बाय सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे भी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, बोलिंजर बैंड इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पहले बोलिंजर बैंड अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नैरो था और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी नैरो रेंज पे ब्रेकआउट बनता है तो एक थोड़ा मोमेंटम मिलता है। तो मोमेंटम मिलेगा तो अगर आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना चाहिए, इस तरह का इंडिकेशन आपको मिल रहा है और उस पर ट्रेड करना है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पहले नैरो रेंज ढूंढिए बोलिंजर बैंड की और उसके ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट सक्सेस होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है। लेकिन जब भी बोलिंजर बैंड वाइडन होता है और वाइडन के सिचुएशन में, जब भी बोलिंजर बैंड वाइडन है और वो सिचुएशन में अगर आपको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, ये पहले आप डिस्टेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस बहुत ही कम था, लेकिन अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता हुआ दिखता है और वो टाइम पे अगर कोई कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे ये ओवरबॉट के नजदीक है, फेल्योर होने की संभावना रहती है। तो आपको वेट करना है कोई बेरिश कैंडल का कि जो प्राइस चार्ट को फिर से इसके अंदर लेकर आती है। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी बनता है लोअर साइड में भी, यानी कि लोअर बैंड के नजदीक
नज़दीक, वहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, जो कि ये एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे बाय सेटअप के हिसाब से। तो नैरो रेंज में ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला, तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल इमीडिएट बेसिस पे नीचे आए। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका था और ये सिनेरियो में ये ओवरसोल्ड हो गया। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट था, यानी कि बोलिंजर बैंड को ब्रेकआउट देकर ये नीचे आया था, अभी हम ब्रेकआउट फेल्योर के इंतजार करेंगे, यानी कि यहाँ से रिवर्सल होने के इंतजार करेंगे। तो ये ब्रेकआउट जो हुआ था, इसका मोमेंटम यहाँ तक बना, उसके बाद ये भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट के बाद हम वेट करेंगे, क्योंकि अपर बैंड और लोअर बैंड का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ओवरसोल्ड पे स्टॉक है, तो कोई कैंडल ऐसे मिलती है कि जो बोलिंजर बैंड के अंदर प्राइस चार्ट को लेकर जा रही है, वो देखने की कोशिश करेंगे। फाइनली यहाँ पे एक कैंडल मिली, लेकिन ये बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नज़दीक ही क्लोज आउट हुई, उसके अंदर ज़्यादा नहीं गई। लेकिन फाइनली ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुली बोलिंजर बैंड के अंदर जाकर क्लोज आउट दी। इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है। अभी स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्योंकि दोनों छोटे कैंडल है, तो प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे लगाएंगे थोड़ा। ये कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे तो हिट होने की संभावना है स्टॉप लॉस हंटिंग में, तो इसके नीचे लगाएंगे। और वैसे भी दोनों कैंडल छोटे हैं, तो उतना स्टॉप लॉस का दायरा दूर भी नहीं हो जाएगा। और 1:2 का टारगेट, यानी कि इतना जो डिस्टेंस है उसके डबल डिस्टेंस का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि लगभग देखेंगे तो ये इतना हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही समय में वो टारगेट हिट हुआ और उसके बाद भी स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी चला गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जहाँ पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट अगर नैरो रेंज में बनता है तो उसके डायरेक्शन में मोमेंटम बनता है, ये एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस की, हमने यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से स्ट्रैटेजी को देखने की कोशिश की, जहाँ पे ऑलरेडी बोलिंजर बैंड वोलाटाइल रहते हैं और वोलाटिलिटी में बोलिंजर बैंड को प्राइस चार्ट ब्रेकआउट देते रहता है। कुछ ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रेकआउट रहता है आखिरी वाला की जो फेलियर होने की संभावना रहती है, तो उसका हम वेट करेंगे और वहाँ पे प्राइस चार्ट रिवर्स होता है क्या वो देखेंगे, और उसके रिवर्सल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। और जो हमने अभी आपको 2 एग्जांपल के जरिए बताने की कोशिश की, आप इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसकी भी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमें मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और डाइवर्सिफिकेशन, क्वांटिटी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मैक्स लॉस डिफाइन करके और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, जो प्लान आउट किया था उसके हिसाब से ट्रेड करना है। इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।